हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अबाउट एंजाइम्स। सो फर्स्ट पार्ट है और आज के पार्ट में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एंजाइम्स, हिस्ट्री ऑफ एंजाइम्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ एंजाइम्स, एक्टिव साइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है क्योंकि एंजाइम बायोकेमिस्ट्री का बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो सीरीज़ मैंने शुरू की है ये किसके रेफरेंस में की है? मेनली CU CET एग्जाम्स के लिए, बट ये इक्वली इंपॉर्टेंट है अगर आप BSc या फिर MSc के स्टूडेंट्स हैं। CSR नेट, ICAR नेट, ICMR नेट, साइंटिस्ट भी, ASRB नेट, साइंटिफिक असिस्टेंट, फूड इंस्पेक्टर, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे लैब टेक्नीशियन, टिफ़र, या किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइफ साइंस से रिलेटेड जिसमें बायोकेमिस्ट्री आता है, तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल आपको एंड तक देखना है। ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम है क्या? एंजाइम क्या है? बायो कैटलिस्ट है। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है बायो प्लस कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट ऑफ लाइफ है ये। अब कैटलिस्ट क्या होता है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसा सब्सटेंस जो कि इंक्रीज कर देता है वेलोसिटी को या फिर रेट को किसी भी केमिकल रिएक्शन के बिना खुद को चेंज करे। ठीक है, ओवरऑल प्रोसेस में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रिएक्शन ली है मैंने समझाने के लिए। तो ये एंजाइम है, ई एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सबस्ट्रेट को। सबस्ट्रेट क्या होता है? वो रिएक्टेंट होता है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है। उसके बाद एंजाइम एंड सबस्ट्रेट मिलकर के क्या बनाने वाले हैं? कॉम्प्लेक्स बनाने वाले हैं जिसको हम क्या कहते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंड देन ये क्या बनाएंगे? एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में? प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो ये क्या बनाएंगे? दोनों मिलकर के प्रोडक्ट बनाएंगे। हियर ये जो रिएक्शन है वो कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है। मतलब ये जो E प्लस एस ने हमें ES दिया यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स दिया है, ये वापस से एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट में चेंज हो सकता है, यानी कि दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। एंड सेम जो हमारे एंजाइम प्लस प्रोडक्ट हैं ये भी वापस से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में चेंज हो सकते हैं। अब जो भी लाइफ है उसके टू फंडामेंटल कंडीशंस चाहिए होती हैं। ठीक है, क्या? पहली क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो खुद को सेल्फ रेप्लिकेट कर सके। मतलब वो खुद ही को क्या कर सके? एक तो अपनी जो सेल्स हैं उनको सेल्फ रेप्लिकेट, अपने DNA को सेल्फ रेप्लिकेट करे, साथ साथ जो अपनी लाइफ है यानी कि रिप्रोड्यूस करे वो खुद को। ठीक है, जिससे कि उस प्रोजेनी की जो आगे मतलब आने वाली जो भी हम कह सकते हैं ना जनरेशन्स होंगी वो उसके एग्जिस्टेंस को मेंटेन रख सके। एंड सेकंड थिंग क्या होती है कि ये इनमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कैटलाइज करने की केमिकल रिएक्शन को इफ़ेक्टिवली, ठीक है, इफ़िशेंटली एंड सिलेक्टिवली। इससे क्या होगा कि जो भी अगर वो केमिकल रिएक्शन ही ना हो, सपोज़ कोई रिएक्शन बिना एंजाइम के, कभी कभी क्या होता है ना कि 100 ईयर में होने वाली रिएक्शन 1 ईयर में हो जाती है। ठीक है, तो सोचो कि अगर एंजाइम ना हो तो सपोज़ हमें रेस्पायरेशन करना है, और ये एग्जांपल ले रही हूँ, मतलब एग्जांपल नहीं, सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, ये एग्जांपल नहीं है इस सीट का। ठीक है, हमें रेस्पायरेशन करना है और हम कितनी बार रेस्पायरेशन कर लेते हैं? 1 मिनट में ही कई बार कर लेते होंगे। तो सपोज़ वो रिएक्शन अगर कैटलिस्ट के बिना हो रही है तो हमें, सपोज़ अगर हमें लग जाता है 50 ईयर्स, तो हम तो जीना ही छोड़ देंगे, है ना। तो रिएक्शंस बहुत ज़्यादा रिएक्शंस में एंजाइम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है बायोकेमिकल रिएक्शंस में। और अगर हम सिंपली केमिस्ट्री में बात करते हैं तो उसको कैटलिस्ट बोलेंगे हम, उस टाइम पे एंजाइम वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। बेसिकली एंजाइम क्या है? लिविंग कैटलिस्ट हैं, लिविंग्स में यूज़ होने वाले कैटलिस्ट हैं। देन हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले हिस्ट्री में जो आते हैं बर्जेलियस जो है उनका नाम आता है, जिन्होंने 1863 में कॉइन की थी एक टर्म जिसका नाम क्या है? कैटलिस्ट, जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? टू डिज़ोल्व। उसके बाद 1978 में कुहने थे, इन्होंने वर्ड दिया था एंजाइम, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इनीस्ट, जो कि इंडिकेट करता है कैटालाइसिस को जो कि बायोलॉजिकल सिस्टम में हो रहा है। उसके बाद आइसोलेशन किया था एंजाइम सिस्टम का सेल्फ फ्री एक्सट्रैक्ट से यीस्ट के, वो किसने किया था? यस, बचनर ने किया था 1883 में। उसके बाद जो नेम है, ठीक है, एक्टिव प्रिंसिपल है, मतलब ये जो एक्टिव प्रिंसिपल है यानी कि एंजाइम कैटालिसिस वाला प्रिंसिपल है, इसको क्या नाम दिया गया था? जाइमीज नाम दिया गया था, जो कि बाद में मिला था कि कुछ एंजाइम का ही मिक्सचर था।
और इसमें एबिलिटी है कि ये क्या कर सके, खुद को चेंज कर सके, मतलब शुगर को चेंज कर सके किसमें, अल्कोहल में। उसके बाद 1928 में 1926 में जेम्स समनर ने फर्स्टली अचीव किया था आइसोलेशन को एंड साथ साथ क्रिस्टलाइजेशन को एंजाइम यूरिएज के। किससे लिया था इन्होंने ये एंजाइम यूरिएज, जैक बीन से, और उसको आइडेंटिफाई किया था एज अ प्रोटीन। बेसिकली जो प्रोटीनिशियस नेचर एंजाइम की बताई थी वो जेम्स समनर ने बताई थी, इसीलिए, ठीक है, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न एंजाइमोलॉजी कहते हैं। अब एंजाइमोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एंजाइम को हम एंजाइमोलॉजी कहते हैं। एंड जो समनर हैं वो क्या है, हमारे फादर ऑफ मॉडर्न एंजाइमोलॉजी हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको नोट कर लें। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बनाए हैं जो कि क्या है, जो कि एक लाइफ डिपेंडेंट, जो हमारी लाइफ है वो डिपेंडेंट रहती है एक पावरफुल एंड स्पेसिफिक कैटलिस्ट पे, जिनको हम क्या कह रहे हैं, एंजाइम्स कह रहे हैं। इन शॉर्ट, जो भी ऑलमोस्ट जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन है वो किससे कैटलाइज होती हैं, एंजाइम से कैटलाइज होती हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो क्या हैं, प्रोटीन हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि कुछ कैटालिटिक आरएनएज, ये क्या है, एंजाइम नहीं होते हैं। बहुत सारी जो एंजाइम्स हैं उन्हें क्या है, एक नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट की भी ज़रूरत होती है, जिसे हम एंजाइम या फिर कोफैक्टर बोल रहे हैं, जो कि क्या करता है, उनकी कैटालिटिक फंक्शनिंग में हेल्प करता है। जो भी एंजाइम्स हैं उन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं टू द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज, और साथ साथ ये जो एंजाइम्स हैं, जितने भी एंजाइम हैं, फॉर्मली उन्हें क्या देते हैं, ईसी नंबर्स देते हैं एंड नेम देते हैं, मोस्ट ऑफ हैव ट्राइबल्स नेम। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनमें से कोई भी टर्म पूछी भी जा सकती है डायरेक्टली भी, तो आप इससे डायरेक्ट मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो कुछ जो एंजाइम है उन्हें किसी भी केमिकल ग्रुप की नहीं होती है कोई भी नीड, मतलब अपनी रिएक्शन के लिए कोई भी केमिकल ग्रुप उन्हें नहीं चाहिए एक्टिविटी के लिए। उन्हें किस चीज़ की नीड होती है, कुछ अमीनो एसिड रेसिड्यूज़ की ज़रूरत होती है। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिन्हें एडिशनल केमिकल कंपोनेंट की नीड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी को कोफैक्टर चाहिए होगा, कुछ को ज़रूरत होती है, कुछ को नहीं होती है। ठीक है, अगर ज़रूरत है तो उस हम केमिकल कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, कोफैक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब ये एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा इनऑर्गेनिक आयंस हो सकते हैं, जैसे कि Fe2 पॉजिटिव, Mg2, ये P नहीं आएगा यहाँ पर, Mg2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक या फिर जो मेटलो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं, को एंजाइम्स। सो बेसिकली को एंजाइम एंड को फैक्टर क्या है, क्या अंतर है दोनों में। अगर इनऑर्गेनिक आयन हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या है, को फैक्टर, और अगर हम ऑर्गेनिक या फिर मेटेलो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम उनको, कोएंजाइम। कोएंजाइम एक्ट करते हैं एज अ ट्रांजिएंट कैरियर फॉर स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप। कुछ और इम्पोर्टेंट ग्रुप हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कुछ एंजाइम्स को रिक्वायर होती है कुछ किसकी, कोएंजाइम्स की, और साथ साथ एक या फिर एक से ज़्यादा मेटल आयन की अपनी एक्टिविटी के लिए। सो कोई एक कोएंजाइम जो है या फिर मेटल आयन है दैट इज़ वेरी टाइटली होगा, या फिर कोविलेंट बॉन्ड की हेल्प से भी बाइंड हो सकता है अपने एंजाइम प्रोटीनिशियस एंजाइम के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, जब क्या हमारा कोई भी कोएंजाइम या फिर मेटल आयन किसके साथ, हमारे प्रोटीनिशियस एंजाइम के साथ अटैच्ड है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल रहे हैं। अब कोई भी कंप्लीट जो कैटालिटिकली एक्टिव एंजाइम है, ठीक है, टुगेदर विद इट्स बाउंड कोएंजाइम या फिर मेटल आयन, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, यस, होलो एंजाइम बोल रहे हैं। ठीक है, अब होलो एंजाइम क्या है, एंजाइम प्लस क्या है, कोएंजाइम या फिर हम कह सकते हैं कोफैक्टर। ठीक है, तो क्या होगा ये हमारा होलो एंजाइम। अब जो प्रोटीन पार्ट है किसी भी एंजाइम का उसे हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। ठीक है, प्रोटीनिशियस पार्ट जो एंजाइम का उसे हम क्या कह रहे हैं, एपो एंजाइम या फिर एपोप्रोटीन कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सी टर्म है, ये आपको पता होनी चाहिए अगर आप एंजाइम्स को पढ़ने वाले हैं आगे। इससे अलग भी कुछ इम्पोर्टेंट
चीज़ें हैं जैसे कि एक्टिव साइट बेसिकली वो साइट होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करता है। सो यहाँ पर लिखा भी हुआ है एंजाइम्स आर बिग इन साइज। ठीक है, एंजाइम क्या है, बहुत बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू सबस्ट्रेट, जिनसे भी वो इंटरेक्ट करने वाले हैं आगे रिएक्शन में जा कर के। ठीक है, एविडेंटली जो स्मॉल प्रोटीन है, ठीक है, ऑफ द ह्यूज एंजाइम मोलिक्यूल, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इन सबस्ट्रेट बाइंडिंग एंड कैटालाइसिस के लिए। जो एक्टिव साइट है वो रेगुलेट उसको हम कैसे रिगार्ड करते हैं, एज अ क्लेफ्ट्स या फिर क्रिवाइसिस, या फिर हम कह सकते हैं पॉकेट, जो कि ऑक्यूपाई करती है कोई सी भी स्मॉल रीजन को किसी भी एंजाइम मॉलिक्यूल के। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज ये एक एंजाइम है, ठीक है, तो इस पर क्या होगा, एक बाइंडिंग साइट होगी जहाँ पर आकर के हमारा सबस्ट्रेट, सपोज ये हमारा सबस्ट्रेट है जो कि यहाँ इसको एक सेकेंड, सपोज ये हमारा सबस्ट्रेट है जो कि यहाँ आकर के क्या करेगा, बाइंड करेगा। सो मैं यहाँ पर इस सबस्ट्रेट को लगा देती हूँ फिलहाल। ठीक है, ये क्या है हमारा सबस्ट्रेट, तो ये क्या है हमारी एक्टिव साइट। ये जो आप देख रहे थे ऐसे बनाया था मैंने, ये क्या थी हमारी एक्टिव साइट, और ये इस पे जा करके क्या हुआ है, हमारा सबस्ट्रेट बाइंड हुआ है। ये जो साइट होती है बिल्कुल भी रिजिड नहीं होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जिससे जो बाइंडिंग है वो बहुत ज़्यादा ईजी रहती है सबस्ट्रेट की एंजाइम के साथ। नेक्स्ट है जनरली जो भी एक्टिव साइट होती है, ठीक है, वो एक वो क्या पोज करती है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पोज करती है, जिसे हम इसलिए क्या कहते हैं, कैटालिटिक साइट भी कहते हैं। जो भी कोएंजाइम या फिर कोफैक्टर हैं विच कम, जो कि क्या कर रहे हैं, यस, कुछ उसमें कुछ एंजाइम्स जो हैं, मतलब ऐसे एंजाइम जो क्या कैरी कर रहे हैं, कोएंजाइम या फिर कोफैक्टर कैरी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, यस, एज अ पार्ट ऑफ कैटालिटिक साइट वर्क कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। जो भी कोएंजाइम एंड कोफैक्टर होते हैं, जिन पे भी कुछ, मतलब जिन पे कुछ एंजाइम डिपेंड है, क्योंकि सभी में ज़रूरी नहीं है ना कोएंजाइम एंड कोफैक्टर्स हों, तो जिनमें भी ये प्रेजेंट हैं वो कैसे वर्क करते हैं, एज अ पार्ट ऑफ कैटालिटिक साइट। नेक्स्ट वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया भी था कि ये रिजिड या फिर रिजिड नहीं होते हैं शेप में या स्ट्रक्चर में, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे कि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो है वो इजीली बाइंड कर सके। अब जो कॉमनली अमीनो एसिड मिलते हैं एक्टिव साइट्स पे वो क्या है, सीरीन है, स्पार्टेट है, हिस्टिडीन है, जो सिस्टीन है, लाइसिन है, आर्जिनिन है, ग्लूटामेट है, टायरोसिन है। और ये जो अमीनो एसिड्स हैं, सीरीन जो है उसमें, इनमें से भी सीरीन सबसे ज़्यादा मिलने वाला एंजाइम है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वही रिएक्शन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। कोई भी सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम्स के साथ एक्टिव साइट पर जा करके, और फॉर्म करता है क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, उस मतलब जो प्रोडक्ट है वो बन गया, और उसके बाद जो हमारा एंजाइम है वो अगेन रिलीज़ हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा दोबारा से यूज़ करने के लिए। मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यही एंजाइम जाएगा अगली रिएक्शन में, ऑब्वियसली यहाँ तो नहीं आएगा, अब नेक्स्ट रिएक्शन में जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस को ले लेते हैं, मैं पढ़ा भी चुकी हूँ पहले। ग्लाइकोलाइसिस में पहला ही स्टेप है, ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज 6 फोस्फेट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज 6 फोस्फेट में। इसमें कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा था, हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है, हेक्सोकाइनेज यूज़ हो रहा है। अब हेक्सोकाइनेज यूज़ हो रहा है, एक बार चेंज हो गया हमारा क्या, ग्लूकोज 6 फोस्फेट, बट ऐसा नहीं है कि हेक्सोकाइनेज भी ग्लूकोज 6 फोस्फेट में चेंज हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये प्रोडक्ट बन गया, ग्लूकोज 6 फोस्फेट आगे फर्दर रिएक्शन करेगा अपनी, और हेक्सोकाइनेज हमारा एज इट इज़ रहेगा। बट एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है कि मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया था कि ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सेबल होती हैं। बट ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फोस्फेट बन रहा है तो ये रिएक्शन रिवर्सेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एटीपी का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसकी क्या होती है, इसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हमारा एक एटीपी का मॉलिक्यूल चाहिए होता है। तो जब एनर्जी बहुत ज़्यादा नीड होती है किसी भी रिएक्शन के लिए, तो एनर्जी की वजह से ये रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल है। एंजाइम की वजह से नहीं है, किसकी वजह से है, यस, एनर्जी की वजह से है। अदरवाइज जो मोस्टली रिएक्शंस होती हैं, मतलब मोस्टली क्या, सभी रिएक्शंस जो होती हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा हो चाहे, या फिर प्रोडक्ट और एंजाइम बन रहे हों, वो कैसी होती है, रिवर्सेबल होती हैं, अगर एनर्जी का एनरोलमेंट उसमें ना हो। सो ये सही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया,
एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा बताया, यस, कि एंजाइम्स क्या होते हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। एक्टिव साइट्स क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माइक्रोब टॉक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऑल्सो अगर आप चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।